नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में, जिसे आप लोग बैनामा या बिक्रीनामा के नाम से भी जानते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जैसे ही संपत्ति पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो सबसे पहले यह बोला जाता है कि ये जो हमने संपत्ति खरीदी थी इसके अंदर कोई भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ, या फिर कोई यह कहता है कि खरीदी तो किसी दूसरे के नाम पर गई थी पर पैसा किसी और ने लगाया था। और यह भी देखने को मिल जाता है कि पूरा पैसा नहीं दिया गया, सेल डीड का कुछ अमाउंट देकर रजिस्ट्री करवा ली गई। अब दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब कभी भी किसी संपत्ति को खरीदा जा रहा है और जो वहां पर पैसों का लेन देन होता है, अगर उसमें आधा पैसा ना दिया गया हो, आधे से ज्यादा पैसा ना दिया गया हो, बिल्कुल भी पैसा ना दिया गया हो, या किसी और इंसान ने पैसा दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो सेल डीड वैलिड रहती है या कानूनी रूप से उसको कैंसिल करवाया जा सकता है और जिसकी वो जमीन थी उसी के पास वापस चली जाएगी। और ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर करने की बात आती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने की बात आती है, तो क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान, किस तरीके से देना चाहिए। क्या आप किसी भी स्टैंप पेपर, किसी भी नोटरी या किसी भी रजिस्ट्री से ट्रांसफर कर सकते हैं, या इसका एक वैलिड तरीका होता है। इस चीज को जानने के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखना होता है। यह सेक्शन बताता है कि सेल कैसे किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को। अगर आप इस सेक्शन को बड़ी ध्यान से देखें तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो हमेशा उसको रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि जो सेल डीड आप बनाएंगे उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 पढ़ते हैं तो वो भी यही बात करता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। तो यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सेल डीड का रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराई तो उस सेल डीड की कोई भी मान्यता नहीं है। अब दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड करवा लिया तो यह भी सेल डीड के बराबर वैल्यू रखेगा। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ें, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल केवल एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है, जिसका इस्तेमाल करके, जिनको फॉलो करके आप संपत्ति ट्रांसफर करेंगे। पर एग्रीमेंट टू सेल खुद से किसी को मालिक नहीं बनाता। तो अब आपको यह तो समझ में आ गया कि सेल डीड से संपत्ति ट्रांसफर करनी होती है और सेल डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। नाउ बात आ रही है सेल डीड की, तो एक बड़ी कॉमन चीज वहां पर देखने को मिलती है कि जब किसी को प्रॉपर्टी बेची जाती है उसमें पैसों का लेन देन जरूर होता है, चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, वो जमीन की वैल्यू पर निर्भर करता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, इस पैसे को कुछ अमाउंट ब्लैक और कुछ अमाउंट व्हाइट में दिखाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ये कितना कानूनी या गैर कानूनी है। हम उस कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि जो सेल डीड में पैसों का लेन देन किया गया है, अगर उस पैसे को असलियत में दिया ही नहीं गया तो क्या होगा, या फिर कुछ पैसा दिया गया है और बाकी नहीं दिया गया तो क्या होगा, और अगर पैसा किसी और इंसान ने दिया है और रजिस्ट्री किसी और इंसान के नाम पर है तो क्या होगा। ये तीनों कंडीशन एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, हम एक केस टाइटल आपके साथ डिस्कस करें। यहां बताया गया था कि सेल डीड करने के बाद अगर पूरा पैसा किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, जो विक्रेता था उसको पूरा पैसा नहीं मिला, तो क्या वो सेल डीड अमान्य रहेगी या उसकी तब भी वैल्यू रहेगी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, ये मैं केस टाइटल आपको दिखाकर क्लियर करूं।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है, यहां पर जो अपीलियंट है उसका नाम है दही बहन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भालूशाली, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9519 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 जुलाई साल 2020। अब प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया था कि जब सेल डीड की गई तो पूरा पैसा हमें आज तक नहीं मिला, और व्यक्ति कोर्ट में जाकर कह रहा है कि हमें पूरा पैसा नहीं मिला, तो अब आप इस सेल डीड को कैंसिल करो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर कि यहां पर आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा आप, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर एक इंसान पेमेंट नहीं करता सेल कंसीडरेशन का पार्ट अमाउंट, तो इस ग्राउंड पर हम सेल डीड को कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब कि जो पूरा अमाउंट था 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी, अगर उसका एक हिस्सा नहीं पे किया गया, हो सकता है आधा ना किया हो, 25% पे ना किया हो, 90% पे ना किया हो, तो फिर इस ग्राउंड पर सेल डीड कैंसिल नहीं हो सकती। आप क्या कर सकते हैं, रिकवरी सूट डालकर जो आपका पैसा बचा हुआ है विद इंटरेस्ट और कंपनसेशन के साथ वापस पा सकते हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि उस सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए। ये किस कंडीशन में होगा, जब एक अमाउंट नहीं मिला और बाकी का अमाउंट मिल गया, चाहे वो अमाउंट कुछ भी आपको मिला हो, 10% 5%, उससे कोई मतलब नहीं रखता। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में, जहां पर पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला। सबसे पहले डिस्प्ले पर केस टाइटल ध्यान दें, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है केवल कृष्ण, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6989 6992 ऑफ 2021 और 22 नवंबर साल 2021 की हमारी ये जजमेंट है। नाउ प्रेजेंट केस में क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई थी, यानी कि जिसने बेची थी, उसको कोई भी पैसा नहीं मिला था। कारण जिनके नाम ये संपत्ति कराई गई वो एक महिला थी, जो घरेलू महिला हाउसवाइफ थी, कमाई का कोई भी जरिया उसके पास नहीं था। और दूसरा व्यक्ति माइनर, यानी कि 18 साल से कम था, तो वो कोई काम नहीं करता था, इसीलिए वो दोनों ये साबित ही नहीं कर पाए कि कोई पैसा हमने यहां पर दिया भी था। तो यहां पर डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि पैसा देना, एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल के अंदर, और अगर सेल डीड की जाती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिना प्राइस की पेमेंट करे, तो यहां पर क्या होता है, वो कानून की नजर में सेल माना ही नहीं जाएगा। उसको ये कहेंगे ही नहीं हम कि प्रॉपर्टी को यहां पर बेचा भी गया है। यानी कि दोस्तों अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला तो सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है, वॉइड ठहराया जा सकता है। कई लोग क्या गलती करते हैं, पूरी की पूरी पेमेंट कैश में करते हैं, जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, और बाद में पार्टी उठकर बोलती है हमें तो पैसा नहीं मिला। अब आपने जब सारा कैश में दे दिया, कोई एविडेंस क्रिएट नहीं करा, तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत वहां पर फेस करनी पड़ती है। या फिर एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है जिसके पास कोई कमाई का साधन नहीं था, वहां पर दिक्कत आती है पैसा दिखाने में कि पैसा आया कहां से, और इस ग्राउंड का सामने वाला व्यक्ति फायदा उठाकर सेल डीड कैंसिल करा लेता है ना। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में, जहां पर पैसा किसी और व्यक्ति का लगा है और खरीदी किसी और के नाम पर गई है। जैसा अक्सर घरों में देखने को मिलता है, बच्चों के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। यहां पर आपको बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट को देखना होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीद रहे हैं जो व्यक्ति बेनामदार है इस कानून के तहत, मतलब कि उस व्यक्ति के खिलाफ जमीन नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि कानून कहता है ये आप ब्लैक मनी को छिपाने के लिए कर रहे हैं। किंतु अगर आप किसी घर वाले या फिड्यूशियरी कैपेसिटी किसी व्यक्ति के नाम पर खरीद रहे हैं, तो वहां पर वो व्यक्ति जिसका पैसा लगा था वो एक डिक्लेरेशन सूट डाल सकता है सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, और यह डिक्लेयर करा सकता है कि सारा का सारा पैसा मेरा लगा है। और ऐसा डिक्लेयर कराकर वो जो किसी और के नाम पर जमीन थी, उस जमीन को अपने नाम पर वापस से ट्रांसफर करवा सकता है इस दावे के तहत। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि सेल डीड के अंदर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जाते हैं। जब कुछ पेमेंट ना मिली हो तो क्या होगा, सारी पेमेंट ना मिली हो तो क्या होगा, और अगर सारा का सारा पैसा ही किसी और ने दिया हो तो क्या होगा। ये सारी चीज मैंने रेलिवेंट कानून और जजमेंट के साथ आपको सरल सी सरल भाषा में क्लियर करी, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।